स्वागत है दोस्तों, आप सभी का राम आइस पर। मेरा नेम है रिचा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से आज हमें स्टार्ट करना है। जैसे कि हमने आप सभी से बात की थी कि ये जो है ये कोर्स मेनली यूपीपीसीएस के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो हम हिस्ट्री समझने का प्रयास करेंगे वो फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए इतिहास का यानी प्राचीन इतिहास का सामान्य परिचय देख लेते हैं कि आखिर सामान्य परिचय क्या है प्राचीन इतिहास। तो यहाँ पे अगर हम सामान्य परिचय देखने की बात करें तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, फिर आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में और फिर ऐतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल को पाषाणकालीन सभ्यता भी कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है और ऐतिहासिक काल का प्रारंभ जो होता है वो होता है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य जो थे वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, और अगर थे तो बहुत ही कम मात्रा में थे। यहाँ पर केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध थे। उसके अलावा अब धीरे धीरे जब आद्य ऐतिहासिक काल आया तो देखिए इसमें लिखित साक्ष्य जो हैं ये उपलब्ध तो हुए, बट हमारे पास लिपि नहीं थी। लिपि मेरा मतलब है लिपि थी, बट हम वो जो लिपि थी उसे हम पढ़ नहीं पाए। उसके अलावा मेनली यहाँ पे जो हमें सोर्स मिलता है आद्य ऐतिहासिक काल का वो ओनली पुरातात्विक साक्ष्यों के बेसिस पर मिलता है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। अब ऐतिहासिक काल जो है इसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, उसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। उसके अलावा अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने देखा कि दोनों ही प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य भी पुरातात्विक साक्ष्य भी। लेकिन ये काल जो है यानी ऐतिहासिक काल, इसमें पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण जो हैं, जो भी विदेशी यात्री आए उन्होंने अपने अपने विवरण दिए, अपने अपने थॉट्स दिए, उस पर निर्भर है। अब मेनली यहाँ पे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में इसका जो मेन उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा पाषाण काल। अब इसे अगेन जो प्रागैतिहासिक काल यानी जो काल है इसे 3 भागों में डिवाइड करके देखा जाता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास। उसके अलावा मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से 5,500 ईसा पूर्व। उसके अलावा नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 5,500 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। अब मेनली जो पुरापाषाण काल होता है वो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एंड उच्च पुरापाषाण काल। अब अगर हम पुरापाषाण काल के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हमें अलग अलग काल जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पे अब मेनली जो हमें देखना है वो देखना है पुरापाषाण काल के बारे में। पुरापाषाण काल के जो अवशेष मेनली हमें प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं सोहन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी से और नर्मदा नदी घाटी से। उसके अलावा भोपाल के पास एक प्लेस है भीमबेटका, वहाँ से इसके अवशेष जो हैं वो पुरापाषाण काल के हमें प्राप्त हुए। पुरापाषाण काल में जो मनुष्य था वो शिकारी और खाद्य संग्राहक था। पशुपालन, कृषि और अग्नि का ज्ञान बहुत ज़्यादा मनुष्य के पास नहीं था, इसलिए हमें यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है पुरापाषाण काल में कृषि और पशुपालन का। उसके अलावा यहाँ पे इस काल में से संबंध प्रथम हस्त कुठार भी बनाया गया था, जिसकी खोज हुई थी 1863 में। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। 1863 में ये कहाँ बनाया गया था प्रथम हस्त कुठार? ये बनाया गया था पलवरम, मद्रास में। ओके। उसके अलावा पूर्व पाषाण काल या पुरापाषाण काल को उपकरणों से अलग अलग भिन्न, क्योंकि इसमें जो उपकरण पाए गए वो 3 अलग अलग प्रकार के उपकरण पाए गए, इसीलिए उपकरणों में भिन्नता के आधार पर इन्हें क्या किया गया? 3 अलग अलग भागों पर डिवाइड किया गया। तो याद रखिएगा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि पुरापाषाण काल का डिवीज़न किस बेसिस पर किया गया, क्योंकि वहीं हम देखते हैं जब मध्य पाषाण या पुरापाषाण के बारे में यानी नवपाषाण काल के बारे में, तो यहाँ हमें कुछ ऐसा खास डिवीज़न देखने को नहीं मिलता। बट पुरापाषाण काल में 3 डिवीज़न किए गए: पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल
एंड उच्च पुरा पाषाण काल, ये डिवीजन क्यों किए गए, ये उपकरणों की भिन्नता पे किए गए। तो पूर्व पुरा पाषाण काल में किस प्रकार के उपकरण पाए गए हैं, यहाँ पे क्रोड उपकरण पाए गए हैं, जैसे कि हस्त कुठार, खंडक और विदारणी इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। फलक उपकरण जो है ये क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते थे, और उच्च पुरा पाषाण काल जो है ये तक्षणी और खुरचनी से बनाए जाते थे। नवपाषाण काल की बात करें तो खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन किया गया, उसके अलावा आग का प्रयोग किया गया। मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो था ये शिकारी और खाद्य संग्राहक हो चुका था। अब इसके हमें अलग अलग साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं मध्य पाषाण काल के, ये हमें अलग अलग साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जैसे पशुपालन के साक्ष्य जो है ये हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान से देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अस्थि निर्मित उपकरण यहाँ से पाए गए हैं जो हमें देखने को मिलते हैं सराय नाहर राय और महदहा से। उसके अलावा मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। अब माइक्रोलिथिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो औजार जो उपकरण मिले हैं वो बहुत ही सूक्ष्म थे, बहुत ही छोटे थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहा गया। उसके अलावा सर्वप्रथम CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से जो पाषाण उपकरण थे उनकी यहाँ पे खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का यहाँ पे सर्वप्रथम उत्पादन किया गया था। उसके अलावा महत्वपूर्ण एक उपलब्धि और ये भी थी कि आग का प्रयोग किया जाने लगा था। जैसे कि पुरा पाषाण काल में जो मनुष्य था उसे तो आग के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी, और नवपाषाण काल आते आते यहाँ पे मनुष्य जो था वो आग का प्रयोग करने लगा था। कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे चावल के प्राचीनतम साक्ष्य ये लहुरा देव यानी इंडिया में ही है। उसके अलावा गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं गुफ कराल भारत से। उसके अलावा मानव के कंकाल, कुत्ते के कंकाल और गर्त आवास जो प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं बुर्ज होम से। राख के टीले जो हैं ये मिले हैं संगन कल्लू से, पिकली हल से और उतनूर से। राख के टीले, उम्मीद है आप सभी को पता होगा कि आग जो है वो जलाई जाती है, उसके बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल मिल जाता है वो जो ब्लैक कलर का वो होती है राख, तो वहाँ पे राख के टीले भी मिले। उसके अलावा अब इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस जान लेते हैं। जैसे कपास की खेती का आरंभ जो है वो सर्वप्रथम सैंधव निवासियों के द्वारा ही किया गया था। सबसे फर्स्ट टाइम जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, सैंधव निवासियों के द्वारा किया गया था। सैंधव सभ्यता में क्रय विक्रय यानी वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था, जिसमें सिक्कों का प्रचलन नहीं होता, क्योंकि उस समय पे सिक्के जो थे वो इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, सिक्के थे ही नहीं, तो कैसे प्रयोग किए जाते। तो ये से आप ऐसे मान सकते हैं कि ये बार्टर सिस्टम टाइप था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूं है, मुझे गेहूं की आवश्यकता है और आपको चावल की आवश्यकता है, तो हम आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे मेज़रमेंट के लिए जो बाट इस्तेमाल किए जाते थे वो मेनली कौन से शेप के हुआ करते थे, वो हुआ करते थे घनाकार शेप के। उसके अलावा यहाँ पे मेलहुआ जो है, मेलहुआ की पहचान कहाँ से की गई है, सिंध के क्षेत्र से की गई है। यहाँ पर धातु की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, वो ज़्यादातर लुप्त मोम विधि से या फिर मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। सर्वाधिक मूर्तियाँ जो मिली हैं यहाँ से वो कौन कौन सी मिली हैं, पशु पक्षियों की प्राप्त हुई मूर्तियाँ मिली हैं। मोहरे जो हैं वो सबसे ज़्यादा सेलखड़ी की बनाई जाती थी। उसके अलावा सिंधु सभ्यता में जो मोहरे प्राप्त हुई हैं उसमें जो डिज़ाइंस, जो चित्र बनाए गए थे वो मेनली एक श्रृंगी बैल के बनाए गए थे, और उसके बाद जो है वो कुबड़ वाले बैल के बनाए जाने लगे। तो मेनली जो सिंधु घाटी मोहरे मिलती हैं तो वहाँ पे दो जानवरों के डायग्राम्स कह सकते हैं बनाए गए हैं। पहला है एक श्रृंगी बैल, दूसरा है कुबड़ वाला बैल। इस काल में गेम जो खेला जाता था मेनली पीपल्स के द्वारा, वो खेला जाता था पासा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, लोहदा नाला क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो कि ये एरिया है बेलन घाटी का। वृहत पाषाण स्मारक की पहचान कहाँ से की गई है, ये की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान से। उसके अलावा मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ये है MP में भोपाल में। उसके अलावा गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था, वो हुआ था हस्तिनापुर में।
अब हमने पुरातत्व संबंधित कुछ जानकारियाँ तो हासिल कर ली, लेकिन उनके ईयर नहीं जाने, तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस के ईयर्स वगैरह या पर्सन्स के नेम वगैरह, उनकी उपलब्धियां तो जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो वो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये जान लेना भी हमारे लिए ज़रूरी है। सो 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक जो हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको क्या किया गया था, सबसे पहला पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया था, तो वो किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का जो अनुसंधान किया गया, वो क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। उसके अलावा 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित कर दिया गया था। सो यहाँ पे सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक जो है वो किसे नियुक्त किया गया था, 1861 में अलेक्जेंडर को, एंड ऑफिशियली क्या कर दिया गया था, पुरातत्व विभाग बना दिया गया था आफ्टर 10 ईयर्स 1871 में। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में ये जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को क्या करके केंद्रीयकृत कर दिया गया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दे दिया गया था, तथा जॉन मार्शल जो थे उन्हें फर्स्ट टाइम इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। सो याद रखिएगा, प्रथम महानिदेशक किसे बनाया गया था, सो वो बनाया गया था जॉन मार्शल को। आगे बढ़ते हैं। इतिहास जो है वो 3 भागों में, यानी प्राचीन इतिहास जो है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल। अब मेनली इसका जो काल विभाजन किया जाता है वो किस बेसिस पर किया जाता है, वो किया जाता है लिखित साक्ष्यों के बेसिस पे। ये जो विभाजन हुआ है वो किस बेसिस पर हुआ है, वो हुआ है लिखित साक्ष्यों के बेसिस पे। चलिए कुछ और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस, कुछ क्वेश्चंस टाइप देख लेते हैं, जैसे कि मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी क्यों कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि फलक जो हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए गए। उसके अलावा 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। लंघनाथ जो है ये गुजरात से प्राप्त हुआ है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जो जानकारी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी या कब दी गई थी, 1867 to 68 में दी गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य जो हैं वो लहुरा देव से प्राप्त चावल के मिले हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, टाइम पीरियड पूछा गया है कि आखिर किस टाइम पीरियड में मिले हैं। सो ये मिले हैं 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच में। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग जो है वो गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय जो है नौपाषाणिक स्थल कहाँ है, कोलडेहवा। कौन सा है, कोलडेहवा। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, चावल की भूसी प्राप्त हुई है। उसके अलावा मक्का का प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है मैक्सिको में। गुफ कराल का अर्थ क्या होता है, कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आ जाते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति में। सो ताम्रपाषाणिक संस्कृति में हमें मेनली यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है प्रमुख ताम्रपाषाणिक बस्तियों के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट बस्ती के बारे में डिस्कस करेंगे जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी बस्ती। ताम्रपाषाणिक में यहाँ पे याद रखिएगा तांबे और पत्थर का प्रयोग जो है वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ये बनास घाटी पर स्थित है। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। आहाड़ है, बागोर है, बालाथल है, उसके अलावा ओजियाना है। अब आहाड़ जो है इसका प्राचीन नाम जो है वो क्या है, ताम्बवती है। उसके अलावा बालाथल और ओजियाना से 4 दीवारी युक्त घरों के साक्ष्य मिले हैं। गिलुंथ यहाँ से 4 दीवारी युक्त घर के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी की इमारत के साक्ष्य मिले हैं। कहीं कहीं पर पकी ईंटों का भी प्रयोग किया गया है और तांबे के कुछ टुकड़ों के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो संस्कृति है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है वो है पश्चिमी मध्य प्रदेश। सो पश्चिमी मध्य प्रदेश में हम डिस्कस करेंगे मालवा के बारे में, कायथा के बारे में, एरड़ के बारे में एंड नवदा टोली के बारे में। अब मालवा संस्कृति जो है इसके प्रमुख स्थलों की बात करें तो वो है कायथा, एरन और नवदा टोली।
उसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो चरखे और तकलियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मालवा से। मालवा जो है वो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो अपने मृदभांड के लिए फेमस है। उसके अलावा नवदा टोली जो है यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, अलग अलग खेती के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। कायथा यहाँ की जो बस्तियाँ थी वो किलेबंद हैं। उसके अलावा तांबे के 28 कंगनों के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ के कायथा के प्रमुख स्थलों की बात करें तो कायथा के प्रमुख स्थल हैं कायथा और एरन। यहाँ से स्टेटाइट और कार्नियल जैसी कीमती जो पत्थर होते हैं उनके द्वारा बनाए गए जो हार हैं वो भी मिले। एरन से किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। नवदा टोली जो है खरगोन जिले में स्थित है। खरगोन जो है वो एमपी में आता है। उत्खनन जो है वो एचडी संकालिया के द्वारा की गई थी और जब उत्खनन किया गया तो यहाँ पे चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के एक साक्ष्य मिले थे। पश्चिमी महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में हम अहमदाबाद जिले की बात करेंगे और पुणे जिले की बात करेंगे। इन दोनों ही जिले के जो सभी जितने भी ताम्र पाषाणिकपुरा स्थल हैं वो सभी किस संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, वो सभी आते हैं जौरवे संस्कृति के अंतर्गत। जौरवे संस्कृति में मेनली जो स्थल हैं वो जौरवे है, नेवासा है, दैमाबाद है और इनाम गांव है। जैसे कि इनाम गांव हो गया, नेवासा हो गया, दैमाबाद हो गया, जौरवे हो गया। सो अब यहाँ से नेवासा से पटसन के साक्ष्य मिले हैं, छात्र नहीं साक्ष्य। उसके अलावा दैमाबाद यहाँ से 200 जौरवे स्थलों में से सबसे बड़े स्थल के बारे में दैमाबाद को देखा गया। उसके अलावा प्रकाश हो गया, नासिक हो गया, इनाम गांव हो गया, चंदोली हो गया, सोनगांव। अब यहाँ से इनाम गांव से 5 कमरों वाले एक मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किलेबंद एवं खाई से गिरी हुई बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा मातृ देवी की प्रतिमा के साक्ष्य मिले हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पे चिरांद, पांडुराजर ढिबी और महिष दल के साक्ष्य मिले। अन्य स्थलों में बात करें तो बिहार आ जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश। बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडी के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अब देखना है सैंधव सभ्यता और संस्कृति में। सैंधव सभ्यता और संस्कृति के बारे में देखेंगे, साथ ही में ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसके मुख्य स्थल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके ईयर से आते हैं, स्थलों से आते हैं। अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या बहुत अच्छे से एंशिएंट हिस्ट्री नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का फुल कोर्स विथ नोट्स तो आप नीचे कमेंट करिएगा, हम वो आपके लिए ज़रूर बना देंगे। सो वो कोर्स ज़रूर हम लॉन्च कर देंगे और बहुत अच्छे से आप इजीली पढ़ पाएंगे। चलिए अभी डिस्कस करते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। सैंधव सभ्यता को मेनली 3 नामों, जब सैंधव सभ्यता या संस्कृति की बात की जाती है तो इसके लिए 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। अब पिगट महोदय जी ये कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, यानी अलग अलग साम्राज्य की दोनों जो हैं वो जुड़वा राजधानियां हैं। उसके अलावा जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को क्या नाम दिया था, सिंधु सभ्यता नाम दिया था। सैंधव सभ्यता को अगर ये पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का नाम किसके द्वारा दिया गया था तो वो दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। उसके अलावा इसका सबसे ज़्यादा जो मान्य टाइम पीरियड है वो है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ये जो टाइम पीरियड है ये एनसीईआरटी में भी गिवन टाइम पीरियड है और सबसे मान्य टाइम पीरियड है। उसके अलावा इसका जो टाइम पीरियड निर्धारित किया गया था वो रेडियो कार्बन विधि होती है C14, उसके द्वारा निर्धारण किया गया था। अगर हड़प्पा सभ्यता के विकास की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का विकास सबसे ज़्यादा किस टाइम में हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा जो विकास माना जाता है वो माना जाता है 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। सैंधव सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन सभ्यता थी, यानी जो पैरेलल में जो सभ्यताएं चल रही थी उनके पैरेलल में ये सभ्यता थी।
उसके अलावा कुछ हड़प्पा के स्थल रहे हैं जिनके सर्वेक्षक, उत्खननकर्ता या खोजकर्ता रहे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सो हड़प्पा के खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी, चन्नूदड़ो के NC मजूमदार, लोथल के SR राव, कालीबंगा के अमलानंद घोष, बनावली के RS बिस्ट, धौलावीरा के JP जोशी, रोपड़ के BB लाल और सुतकांगेन डोर के RL स्टाइन। अब हड़प्पा एक ऐसा स्थल है जिसका काफ़ी ज़्यादा विकास जो है वो हो चुका था। अब मेनली अगर इस सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता लगभग कितने ईयर्स तक रही होगी, तो ये सभ्यता ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है लगभग 400 से 500 सालों तक, यानी ईसा पूर्व के लगभग वर्षों तक रही है। और अगर ईसा पूर्व में इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो वो देखा जा सकता है 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के लगभग। अब कुछ अभी हाल फिलहाल में जब न्यू शोध किए गए तो उसमें ये बताया गया कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो लगभग 8000 साल पुरानी सभ्यता है। खैर चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो शंख का बना बैल मिला है, उर्वरता की देवी का डायग्राम मिला है, ईंटों के वृत्ताकार बने चबूतरे मिले हैं, समाधि R37 जो कब्रिस्तान से वो प्राप्त हुई है, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष मिले हैं, पीतल का बना इक्का प्राप्त हुआ है, बर्तनों पर बने मछुआरों के जो डायग्राम्स होते हैं वो बनाए गए थे। साथ ही साथ 2 टीलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला है पूर्वी टीला जिसे नगर टीले के नाम से जाना जाता है, दूसरा है पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीले के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मेनली कौन सी सभ्यता थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज़्यादा विशेषता अट्रैक्ट करती है वो है इसका सबसे ज़्यादा नगर नियोजन प्रक्रिया एवं जल निकास प्रणाली प्रक्रिया। प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ है, ये है मांटगोमरी जिला, वर्तमान साहिवाल में, पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट इसका स्थल देखना है वो है मोहनजोदड़ो। सो चलिए मोहनजोदड़ो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो जो है इसका अगर सिंधी भाषा में हम मीनिंग देखते हैं या सिंधी भाषा का जो शाब्दिक अर्थ देखते हैं उसका मीनिंग होता है मृतकों का टीला। अब यहाँ से ये जो है ये सिंध पाकिस्तान के लरकाना ज़िले के सिंधु नदी के तट में स्थित है। लरकाना ज़िला सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ से सबसे पहला वृहद बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। उसके अलावा सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक तत्कालीन विश्व का एक बहुत ही आश्चर्यजनक निर्माण माना गया है, किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें प्राप्त की गई हैं, बहुत बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ है। उसके अलावा नृत्य नथ नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, पुजारी यानी योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके अलावा सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़ा, उसके अलावा सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड जो है, इतनी चीज़ें जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है लोथल के बारे में। सो लोथल जो है प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, ये अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। इसकी विशेषताएं, पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए ये जो सबसे बड़ा बंदरगाह था वो लोथल को माना जाता है। उसके अलावा इसकी जो खोज थी वो डॉक्टर SR राव के द्वारा 1955 में की गई थी। प्रेजेंट टाइम में ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। उसके अलावा लोथल के नगर को जब वहाँ पे आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा में क्या किया जाता था, इसे दुर्गीकृत कर दिया जाता था सुरक्षा की दृष्टि से। तो इसे अलग अलग पार्ट्स में ना डिवाइड करके पूरा जो नगर था उसे एक साथ दुर्गीकृत कर दिया गया था। इसके कुछ साक्ष्य जो हैं, फारस की मुद्रा, सील प्राप्त हुए हैं, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र, धान, चावल और बाजरा, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मूर्ति और 3 युगल समाधियाँ जो हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं।
चन्हूदड़ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी, अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पक्षी। तो यहाँ से ये आइडिया लगता है कि यहाँ पे बिल्ली और कुत्ते जो थे वो दोनों ही थे। उसके अलावा चन्हूदड़ों से लिपस्टिक और चार पहियों वाली गाड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा में 2 ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ईंटों के साक्ष्य में अगर हम देखें दोनों प्रकार की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कच्ची ईंटों के साक्ष्य, कच्ची ईंटों के भी घर मिले हैं। उसके अलावा पक्की ईंटों से केवल नालियाँ, कुएं और स्नानागार ही बनाए जाते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आयताकार 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक चबूतरे पर अग्नि कुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों से बना एक आयताकार गर्त प्राप्त हुआ है। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्नि कुंड या वेदिकाएं एक ही लाइन में बनाई गई थी। उसके अलावा सेल खड़ी तथा मिट्टी के मोहरें जो है वो भी मिली हैं। उसके अलावा मृदक भांड के टुकड़े जो हैं वो हमें देखने को यहाँ से मिले। प्रेजेंट टाइम में हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में ये सभ्यता प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा की मुख्य विशेषता जो है, यहाँ से हमें धौलावीरा से आयताकार नगर प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा प्रेजेंट टाइम जो है ये गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज जो की गई थी वो 1967 में की गई थी। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया था। किले में किया गया था, मध्य नगर में किया गया था और निचले नगर में किया गया था। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंधन, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, इतनी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम जो खेल का मैदान होता है वो भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है सुरकोटदा के बारे में। सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियां और एक विशेष प्रकार का कब्रगाह जो है वो मिला है। उसके अलावा ये जो स्थित है वो कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। इसके जो नगर थे उन्हें 2 दुर्गीकृत भागों में विभक्त किया गया था, गढ़ी क्षेत्र और आवास क्षेत्र। नेक्स्ट है दैमाबाद। दैमाबाद जो है ये संधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। उसके अलावा रथ चलाते हुए यहाँ पे मनुष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। सांड गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। सैंधव लिपि की एक मुहर प्राप्त हुई है और मृद भांड यानी तस्तरी और प्याले प्राप्त हुए हैं। ये जो है ये अहमदाबाद जिले में है, यानी महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के बाएं तट पर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है बनावली। बनावली में सैंधव संस्कृति के 3 स्तर पाए गए हैं, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एंड उत्तर सैंधव। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। उसके अलावा इसकी जो खोज की गई थी वो कब की गई थी, वो की गई थी 1973 में। यहाँ पे नगरों को तारांकित भागों में विभाजित करते हुए सड़कें बनाई गई। प्राप्त साक्ष्य लाजवर्द और कार्नेलियन के मनके प्राप्त हुए हैं। हल्की आकृति के खिलौने प्राप्त हुए हैं। तांबे का बाड़ाग्र प्राप्त हुआ है और मुहर एवं बटखरे प्राप्त हुए हैं। इसकी स्थिति मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। उसके अलावा बनावली से सबसे अधिक मात्रा में जो है वो क्या प्राप्त हुआ था, वो प्राप्त हुआ था जौ। याद रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में जौ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट रोपड़, जो कि इसका प्रेजेंट टाइम में या आधुनिक नाग में इसका रूपनगर हो चुका है। यहाँ से सेलखड़ी की मुहरें, चर्ट के बटखरे, तांबे के बाड़ाग्र एक तथा कुल्हाड़ी, मृदभांड छोड़ा। उसके अलावा मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसकी जो प्रेजेंट टाइम में स्थिति है वो है पंजाब भारत, सतलज नदी के बाएं तट पर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये स्लाइड अगेन लग गई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी और पशुपति शिव की कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसमें बाएं, नीचे और दाएं जो है मोहरें प्राप्त हुई हैं। बाएं में गैंडा और भैंसा की मूर्तियां हैं। कुल 5 प्रकार की मोहरें पाई गई हैं, जिसमें 6 पशुओं के चित्र हैं। इसमें 2 हिरण की मोहरें पाई गई हैं और बाघ एवं हाथी की उस पाई गई हैं।
साथ ही में अगर हम सिंधु सभ्यता के बारे में देखें तो यहाँ पे जो मनुष्य था उसे लोहे का ज्ञान नहीं था, बहुत ज़्यादा लोहे के ज्ञान का अभाव था। स्वर्ण, चांदी, तांबा एवं कांसे की जानकारी नहीं थी। हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन था। शेर के अवशेष का अभाव था। उसके अलावा घोड़े के अवशेष प्राप्त किए गए, परंतु चित्र जो है उसका अभाव है। सो यहाँ पे ये टोटल मात्रा में नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे घोड़े जो हैं वो रहे ही होंगे या क्या। सो ये था हमारा सिंधु सभ्यता। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वैदिक काल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।